वेलकम टू क्लास नंबर 3। परसेंटेज में आज देखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर किसी कोई मशीन है उसकी वैल्यू कितने परसेंट से घट गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, इस तरह के जो सवाल होते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन है, लिखते चलते हैं। दो तीन चीज़ें जो देखनी है अपने को। पहला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसकी थ्योरी तो पहली क्लास में डिस्कस करी थी, तो इसके अपने को आज देखने एप्लीकेशंस किस तरह के सवाल आते हैं इस पर बेस के। दूसरा अपने को देखना है इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन पर जो सवाल आते हैं। दो या तीन लोगों के बीच में जब इलेक्शन होते हैं तो उसका किस तरह से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, वो सब कुछ। इसमें पहले मुझे ये बता दो, इलेक्शन वाले को ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो लोगों को मैं ले रहा हूँ कि ए और बी के बीच में इलेक्शन हो रहा है, और ए को अगर मैं कहूँ कि 60% वोट मिले, ठीक है, कोई भी, सारे के सारे वैलिड वोट हैं, तो बी के पास 40% जाएंगे। अब अगर ये कहा जा रहा है कि ए जो है वो 100 वोट से जीता, इसका क्या मतलब है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखना पड़ेगा, मतलब 60 और 40, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 20% का। तो ये जो 100 है, इस 20% की वैल्यू है। करेक्ट। तो 100% टोटल निकालना होगा, तो वो भी यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। ए के भी निकाल सकते हैं, बी के भी निकाल सकते हैं, किसी के भी निकाल सकते हैं। बस यही है एक पॉइंट जहां पे कई बार लोग गलती कर देते हैं। लोग इसको 50 से कैलकुलेट करते हैं कि 50 से 60 जा रहा है मतलब 10%। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच का हमेशा गैप देखा जाता है, इतने के मार्जिन से वो जीता है। दो और तीन का अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी भी बनती है, प्लस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब इन्वॉल्व होने लग जाएंगे वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स। ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को परसेंटेज में चेंज लाना पड़ता है। तो किसी केस में हो सकता है कि सब कुछ परसेंट पे चले, तो वो फिर बन जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज का केस, एप्लीकेशन बन जाएगा। कई बार वो वैल्यू दे देता है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और 60 जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। तब वहाँ पे कई बार किसी किसी केस में हमें बनानी पड़ेगी फिर इक्वेशन। तो सिंगल लाइन इक्वेशन रहेगी, उससे अपने को घबराना नहीं है। इलेक्शन की बात हो गई। तीसरा एक सवाल मैंने देखा था, तो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि परसेंटेज में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम कर सकता है। तो परसेंटेज में तीसरा मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लैंग्वेज किस तरह से परेशान कर सकती है। लैंग्वेज बेस्ड। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर कहें कि पासिंग मार्क्स जो है वो 35% है। 35% पासिंग मार्क्स हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 5% से बढ़ गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो, यहाँ साइड में लिख रहा हूं, 5% से बढ़ गए हैं। तो इसको मैं दो तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा हूं। पहला कि ये जो 35% है, यहां पे लिख देता हूं पहला केस, कि 35% को मुझे 5% से बढ़ाना है। तो 5% से बढ़ाना है मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं? 5% मतलब 5% मतलब 1/20, तो 21/20, 105/100। एक ही बात, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि 35% प्लस 5%। तो अगर ये है कि 35% को मुझे, 35% मेरा पासिंग मार्क्स है या जो भी है, उसको मैंने 5% से बढ़ाया, तो कौन सा केस सही होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? देखो वैल्यू तो अलग अलग आएगी, सेम वैल्यू नहीं आएगी, दोनों अलग अलग बात है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 40 आएगा, इसको करोगे 40 नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में। तो क्या होता है कि क्वेश्चन सेटर सही से लैंग्वेज नहीं लिख पाता कई बार, और परसेंटेज में दो चीज़ें होती हैं, ये कहीं अपने को बताई भी नहीं जाती, इस वजह से ये दो केस बनते हैं और अपन फंसते हैं। किसी चीज़ की वैल्यू 5% से बढ़ाने का मतलब होता है कि ये वाला सही है। लेकिन जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
35 से 40 हो गया, तो वहां पे मुझे टर्म यूज करनी पड़ेगी परसेंटेज पॉइंट्स। अगर मेरा जो पहले पासिंग मार्क 35% था और उसमें 5 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, तब बनेगा मेरा सेकंड केस। 35 में मैं 5% एज इट इज ऐड करूंगा और ये मुझे देगा 40। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सवाल इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, स्टूडेंट्स भी कई सारे भेजते हैं, उसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि लैंग्वेज सही नहीं लिखी रहती है। मैं ये वाला कंसिडर करूँ या ये वाला कंसिडर करूँ, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं होता। एग्जाम में भी ये परसेंटेज पॉइंट कहीं देखने को आपको शायद ही मिले। अगर एग्जामिनर स्मार्ट है तो वो डेफिनेटली लिख के देगा आपको, अदरवाइज नॉर्मल बोलचाल में सिंपल परसेंटेज इंक्रीज करके वो पकड़ा देता है कि अब आप अपने हिसाब से समझो। तो किसी केस में ये एप्लीकेबल होता है, ज़्यादातर केसेस में ये एप्लीकेबल होता है। मतलब वो कहना यही चाह रहा है कि आप भैया 35 को 40 कर दो, पर वो लैंग्वेज लिख देता है कि 5% से आपने उसको बढ़ा दिया है। 5% से बढ़ाने का मतलब होता है आपने 21/20 से मल्टीप्लाई किया है। वो दोनों बात अलग अलग होती है। अब अपने को जब भी सवाल पढ़ेंगे अगर कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा सा ये दोनों बातें माइंड में रखनी है। करेक्ट टर्म होता है परसेंटेज पॉइंट्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यूज़ ही नहीं होगा, अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, पर ना भी यूज़ करें तो थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो सकता है ये वाले केस की ही वो बात कर रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज में यहीं फंसते हैं। ये परसेंटेज की लैंग्वेज बेस है, तो ये एग्जामिनर की ड्यूटी होती है कि वो सही से लैंग्वेज लिख के दे। नहीं लिख के दे रहा है इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और बाकी हैं पास फेल वाले एग्जांपल्स, कितने इतने पासिंग मार्क्स से इतने नंबर्स कम रह गए, वो सब तो उसको तो क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के एप्लीकेशन देखने हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब चलते हैं सवालों की तरफ। टाइप 8 से शुरू करेंगे। इसका आंसर 30% नंबर मिले और 20 से फेल हो गया, दूसरे को 40% नंबर मिले और 30 पासिंग मार्क्स से ज्यादा थे। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। बीस सेकंड बचे। तरुण कह रहा है 35%। अमर कह रहा है 34। इसमें एक सिंपल सी एक लाइन की इक्वेशन बना लो, उसी को रीअरेंज करके सॉल्व कर लो। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। तो 30% मार्क्स यहाँ पे इसका 30% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स होता है हमेशा। यहाँ पे लिख लेंगे 30% ऑफ टोटल मार्क्स को मैं कैपिटल टी बोल रहा हूँ। इतने परसेंट आ गए और फेल बाय 20, मतलब अगर मैं 20 जोड़ दूं तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया। यही बराबर होगा किसके, दूसरा वाला 40% नंबर आए और 30 ज्यादा थे, मतलब 30% सॉरी 40% ऑफ टोटल मार्क्स कैपिटल टी, माइनस कर दूं उसमें से 30, तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। इसको भी मैं बना रहा हूं पासिंग मार्क्स, ये भी बना रहा हूं मैं पासिंग मार्क्स, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, 30 उधर आके हो जाएगा 50, यहां पे ये इधर आके माइनस होगा, मतलब 10% ऑफ टी। टोटल मार्क्स मेरे कितने हो गए, 10% का मतलब 50 है, तो 100 का होगा 500। किसी भी एक में पुट कर दो, चाहे यहां पे पुट कर दो चाहे यहां पे पुट कर दो, पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। तो पहली वाली में ही अगर डाल दें, 30% निकालना है टोटल मार्क्स मतलब 500 का, 30% कितना निकलेगा 150, और उसमें 20 जोड़ देंगे तो मेरे पासिंग मार्क्स मुझे मिल गए 170, मेरा पासिंग मार्क्स है। तो परसेंटेज निकालना है, 170 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये बना देगा अपना 34। ऑप्शन नंबर ए।
तो दोनों तरफ है क्या, यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला बनाओ 45। इस तरह के सवालों को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो जो फास्ट काम करे, अगर आपको कुछ और पहले से आता था, आपकी उसमें हैबिट है, तो वो लगाओ, नहीं पता है कुछ भी तो ये प्रोसेस फॉलो कर लो। दस परसेंट मार्क्स आए, 80 से फेल हुआ, 25% मार्क्स आए, 20 से फेल हुआ। अमर कह रहा है 30%। 20 सेकंड बचे। दस परसेंट 10% मार्क्स आए और 80 से फेल हो गया, मतलब 10% ऑफ टोटल मार्क्स को टी बोल रहा हूं। 80 से फेल हुआ तो 80 नंबर जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स के बराबर पहुंच जाएगा। उसी तरीके से 25% मार्क्स उसको आए और 20 से फेल हो गया, मतलब 20 और जोड़ दूं तो वापस पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इसी को अपने को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 15% ऑफ टोटल मार्क्स बराबर होंगे 60। टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 400। अगर किसी तरीके से डायरेक्ट परसेंट निकाल पा रहे हो तो वो कर लो, कैसे भी कर लो। टोटल मार्क्स मुझे पता चल गए, पासिंग मार्क्स निकाल लूंगा मैं। पासिंग मार्क्स किसी भी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 10% निकालना है मतलब 40, 80 जोड़ना है उसमें 120। पासिंग मार्क्स मिल गए, टोटल मार्क्स मिल गए, परसेंटेज निकाल लेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपने को देगा 30%। ऑप्शन सी। तो मार्क्स पूछे, टोटल मार्क्स पूछे या परसेंटेज पूछे, सब कुछ यहां से अपन निकाल सकते हैं। 46। एक्चुअल क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था, पॉइंट्स पॉइंट्स ना, वहाँ पे लिखा था कि 6% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो अगेन वो जो लैंग्वेज मैंने समझाई थी वो प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है। पासिंग परसेंटेज निकालना है इसमें भी। तरुण कह रहा है 20%, और किसी का नहीं निकल रहा। अब की बार उसको 108 नंबर आए हैं और 6 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा हैं, मतलब जो भी पासिंग परसेंट रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तरुण कह रहा है कि 30% है, तो इसका मतलब है कि उसको होंगे 36 ना परसेंटेज पॉइंट्स। अब यही अगर लिखते कि 6% ज़्यादा है, तो फिर अपन शायद 30 का 6% ज़्यादा निकाल रहे होते। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन में सही से लिखी होनी चाहिए, जो कि कई बार नहीं लिखी हुई मिलती है। तो अपने को फिर ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं यार, 30 का 6% से नहीं बढ़ाएंगे, 30 में 6% जोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने सही लैंग्वेज ना लिखी हो। मैंने यहाँ पे जानबूझ के फिर पॉइंट्स लिख दिया है। तो 108 नंबर तो आपको पहले से आ गए, और 6% आप ज़्यादा हो, तो अगर इसमें से मैं 6% घटा दूं ऑफ टोटल, तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखें, उसको 153 नंबर आए और 21% अभी भी ज़्यादा है, मतलब 153 में से अगर मैं 21% ऑफ टोटल मार्क्स घटा दूं तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स।
इसको बस सिंप्लीफाई करना है। 21 को उस तरफ ले जाएंगे तो 15% ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, माइनस होके कितना देगा, 45। 1% की वैल्यू है 3, तो टोटल मार्क्स मेरे हो जाएंगे 300। क्या पूछा उन्होंने, पास परसेंट निकालना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाले में डाल दें तो 108 तो पहले से है, 6% इसका निकालना है तो हो जाएगा 18, मतलब 18 इसमें से माइनस करना है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो मेरे हो जाएंगे 90। 90 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल लेंगे 30। बी वाला करेक्ट है। तो ये पास फेल वाले अपने बनते हैं। इसमें एक लाइन की अपन इक्वेशन बनाएंगे, उसी को इक्वेट करके जो भी पूछा होगा, टोटल मार्क्स पूछे तो वो निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स पूछे वो निकाल सकते हैं, परसेंटेज पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। सिंगल लाइन इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये जो भी परसेंटेज रहेगा हमेशा टोटल मार्क्स के डिपेंडेंट रहता है। पासिंग मार्क्स का भी बेस क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। बस इसी तरह के सवालों में ये प्रॉब्लम आएगी कि पासिंग मार्क 6% ज़्यादा है का क्या मतलब समझें, 30 में 6 जोड़ें या फिर 30 का 6% से उसको बढ़ाएं। ये छोटी छोटी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है इन सवालों के साथ। नेक्स्ट टाइप है अपना पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज। कोई सिटी टाउन रहेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सॉल्व कर लो इसको। स्क्रीन पे नहीं आ रहा। पंद्रह सेकंड बचे। और कह रहा ऑप्शन बी। 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी वो अपने को बतानी है, तो मान लो ठीक है। तो तरुण का भी 50 आ रहा है। 2 साल पहले मान लो कि पॉपुलेशन थी पी। अब क्या हुआ, पहले साल 12% से बढ़ गई, तो इसको 12% से बढ़ाना है तो 112/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले साल क्या हुआ, 10% से घट गई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से। इसी की वैल्यू अपने को दी है 50400। पी के लिए बस अपने को सॉल्व कर लेना है इसको। डिक्रीज बाय 10% है तो 9/10। इसी को बस अपने को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 5 बार, 6 बार और 00। इसको ये 56 है, इसका डबल है तो यहाँ पे 100 लिख लो, इसको 2 लिख लो, 2 से ये 50 कर लो, 50 के आगे 3 जीरो और लगाने, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंगल लाइन में ये सब कुछ अपना क्या चल रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज। पहले 20%, फिर 10%। अब चूंकि 2 बार हो रहा है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाएंगे। +12 करेंगे, फिर -10 करेंगे, फिर -120/100, फिर डेसिमल में जाएंगे, फिर निकालेंगे। उससे अच्छा एक लाइन में लिख के सॉल्व कर लो इसको। 48। 2 साल पहले की पूछी, अब 2 साल पहले की हाइट पूछी है। $375 सबका आ रहा है। तो हाइट उसकी मान लो कि 2 साल पहले h थी,
और 20% से कितने साल बढ़ानी है? 2 साल, मतलब 6/5 पहले साल, वापस 20% मतलब 6/5 दूसरे साल। ये बराबर दिया है 540 के। सिंप्लीफाई करेंगे, हाइट आपकी आ जाएगी 375। सब कुछ सक्सेसिव परसेंटेज अपना चल रहा है। ज़्यादातर सवालों में सक्सेसिव परसेंटेज में प्रिफर करेंगे अपना डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करके उसको लिख लेना, मतलब इसको इफेक्ट लिख लेना। 20% बढ़ने का इफेक्ट ये रहा, दूसरे साल फिर से 20% बढ़ने का इफेक्ट ये रहा। कम ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से कर लेंगे, जैसे पिछले सवाल में देखा था। अब चूंकि यहाँ पे 20-20 आ रहा है तो इसका अपने को डायरेक्ट भी पता है 44% होता है, तो डायरेक्ट 44% निकाल के उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे नंबर बहुत कन्वीनियंट है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यही बदल जाएंगे, अगर ये 12% हो जाए, एक दूसरा अगर आपका 15% हो जाए, फिर वो फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम आती है, डेसिमल देने लगता है वो, फिर उसको भी सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। इससे अच्छा पहले ही स्टेप में उसको रेशो फॉर्म में लिख लो। 49। मशीन की कीमत सालाना 10% की दर से कम होती जाती है। फाइनल प्राइस उसका बताना है। तरुण कह रहा है ए। यहाँ पे लैंग्वेज से परेशान करने की कोशिश करी थी कि स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर का मतलब है कि एंड ऑफ थर्ड ईयर, कंप्लीट 3 इयर्स। तो इसमें क्या होगा, कई लोग 9 का फोर्थ क्यूब निकालने लग जाएंगे, फोर्थ पावर निकालने लग जाएंगे। बस यही यहाँ पे चैलेंज है। स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर का मतलब होता है कि एंड ऑफ 3 इयर्स, तो 3 साल आपके कंप्लीट कराने हैं। तो 10,000 है ये शुरुआती कीमत। 10% से कम करानी है 3 साल तक, तो इफेक्ट लिखेंगे 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 729 होता है। ऑप्शन नंबर ए। इनिशियल पॉपुलेशन दी है, पहले साल का चेंज दिया है, फाइनल पॉपुलेशन दी है। सेकेंड साल में क्या परसेंटेज का चेंज आया है वो बताना है। तरुण कह रहा है 10%। परसेंटेज में तरुण बहुत फास्ट है, हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का फायदा है। हम्म, उमर भी कह रहा है 10%। इनिशियल पॉपुलेशन 800 दी है, पहले साल में 20% से बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट होगा 6/5। दूसरे साल में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको अभी के लिए एक्स लिख लेते हैं, और ये अपने को बराबर दिया है 1056 के। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, 5 से कर लेते हैं। ये 16 बार जाता है, फिर ये 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पे की जाएगा 2 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, वापस 4 से करेंगे तो ये 10। ये हो जाएगा 6 और 6 से काटेंगे तो 11। एक्स की वैल्यू आ रही है 11/10। ये इफेक्ट होता है 1/10 मतलब 10% का। ऑप्शन नंबर। कुंदन आपको क्लियर है ये वाला? हम्म। अगला टाइप है अपना रिमेनिंग परसेंटेज का, कि कुछ इनिशियली पैसे दे देंगे, फिर उस इतने परसेंट यहाँ खर्चा कर दिए, उतने परसेंट यहाँ खर्चा कर दिए, फाइनल कितना बचा वो सब निकालने का। इसको देख लेते हैं, सॉल्व करो। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। देखो सारे परसेंटेज का जो बेस है वो टोटल इनकम है।
इसका मतलब है कि इनको आपस में जोड़ सकते हैं। जब जब परसेंटेज निकाल रहे हो सबका बेस एक ही है, तो उन परसेंटेजेस को नंबर की तरह जोड़ सकते हैं। 15 15 30 40, यहाँ पे 60 और 70, मतलब 70% तो टोटल खर्चा कर दिया, बचा कितना उसका 30%। 30% किसके बराबर दिया है, 2700 के बराबर। टोटल इनकम निकालनी मतलब 100% निकालना है। ये 9 और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो जब परसेंटेज का बेस सेम होता है तो उन परसेंटेजेस को नंबर की तरह जोड़ सकते हैं। 52। इनिशियल इनकम निकालनी है। अब ये पिछले सवाल जैसा नहीं है, देखो 25% ऑफ रिमेनिंग, 30% ऑफ रिमेनिंग। और कह रहा है ऑप्शन सी। इनिशियल इनकम निकालनी है उसको, अगर मैं कैपिटल आई बोल रहा हूँ तो पहले उसने 20% खर्चा कर दिया, तो इफेक्ट क्या लिखूं यहाँ पे मैं, 20% के लिए इफेक्ट क्या लिखूं, 4/5, इतना बचा। अब इसका 25% निकालना है ना, यही मेरा रिमेनिंग है, इसका 25% और उसने खर्चा कर दिया। अब इफेक्ट क्या लिखूं, 3/5 कैसे होगा, 25%, 25% का इफेक्ट कम करने पे 3/4, फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग, ये मेरा रिमेनिंग हो गया। अब यहाँ पे 30% का क्या इफेक्ट दें, कम करना है तो 7/10, ये अपने को बराबर दिया है 29,400 के। इसी को सॉल्व करना है, 4 से कट जाएगा 4 बार, 2 बार 00, 3 से ये कट जाएगा 1400, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, एक जीरो और जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऊपर वाले और नीचे वाले सवाल में अंतर अपने को समझना है, यहाँ पे क्या था, रिमेनिंग नहीं है, ये इनका बेस सेम था। 15% ऑन टोटल इनकम, 20% ऑन टोटल इनकम, 10%, 15%, ये 10% किस पे, टोटल इनकम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमेनिंग है, मतलब पहले आपने निकाला इतना हिस्सा, इसका बचे हुए पे फिर आपने निकाला ये, फिर ये जो था इस पे आपने निकाला ये। जस्ट अपना रेशो वाला ही मेथड प्रेफर करेंगे, इसका रेशो का इफेक्ट लिखते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। सिंगल लाइन इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व कर लेना है। 53। बीस सेकंड बचे। करुण कह रहा है 100 रुपये। अपने को नहीं पता उसके पास पैसे कितने हैं, तो उसको अगर इनिशियली बोल दें कि अमाउंट उसके पास पहले से है पी, ही स्पेंड्स 20% टू बाय अ टॉय, तो 20% तो खर्चा कर दिया। इफेक्ट क्या लिखूं यहाँ पे मैं रिमेनिंग के लिए, 4/5 करेक्ट, एंड 5% ऑफ रिमेनिंग, तो ये मेरा रिमेनिंग है, इसका 5% उसने खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे, तो यहाँ 19/20, 5% का इफेक्ट होता है 19/20 डिक्रीज के साथ। फिर क्या हुआ, उसने 120 रुपये डोनेट कर दिए। अभी क्या करूं 120 का,
हाँ, यहाँ पे अगर -120 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 1400 के। इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1400 में जोड़ देंगे, इसको यहाँ से हटा के उस तरफ लिख देंगे 1520। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 19 से जा रहा है 8 बार, 4 से जा रहा है 2 बार। प्राइस मतलब इनिशियल उसके जो पास जो पैसा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 2000। उसके पास जो पैसा था वो 2000। अब देखो ऑप्शन में जानबूझ के 2000 लिखा हुआ है कि लोग यहीं तक सॉल्व करके 2000 लगा देंगे और गलत हो जाएगा। उसके पास कितना पैसा था वो मुझे नहीं निकालना है। फाइंड मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, कि भैया ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्चा हुआ था, ये बताओ मुझे। अब सीधा 5% नहीं निकाल सकते हैं कि इसका 5% निकाल तो आंसर आ जाएगा। वापस से ये वाली स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी कि पैसा था उसके पास 2000, 20% तो उसने टॉयज में खर्चा कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इसका ये जो वैल्यू आ गई इसका मुझे 5% चाहिए, तो 5% का मतलब 1/20। अब 19/20 नहीं लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका 5% निकाल रहा हूं। 80 आएगा इसका, ऑप्शन ए आएगा इसमें। तो छोटा सा अपना सवाल रहेगा 2-3 लाइन का, पर क्या पूछ रहा है कि भाई मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो पहली गलती हो सकती है कि 2000 टिक कर देंगे, दूसरी गलती हो सकती है कि 2000 का 5% सीधा निकाल देंगे। तो दो जगह उन्होंने अपने ट्रैप लगा रखे। ये था तरुण आपका सवाल जो आपने आज भेजा था। नहीं तो लग रहा है मैथ्स में पैसेज भेज दिया उन्होंने। इसका मैंने इसलिए हिंदी में नहीं किया क्योंकि हिंदी में करता तो फिर पन्ना इससे भर जाता। तो ये सीपीओ का सवाल है 2019 कि 2020 का। चलो जब का भी हो, सीपीओ का एक्चुअल सवाल है ये। तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, पर यह है कि थोड़े से परसेंटेज ठीक है, 30 40 15 20। यही अगर 13 17 19 होते तो फिर तो डेफिनेटली बिल्कुल मतलब छूना ही नहीं इस सवाल को। पहली नज़र में तो छोड़ना ही है ड्यू टू शेयर वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना लंबा सवाल पहली नज़र में छोड़ेंगे, इसके बजाय दूसरे सवाल बनाएंगे। आखिरी में जब टाइम बचेगा और अपने पास करने के लिए और कुछ नहीं रहेगा तब इसको बनाएंगे। चलो बनाते हैं इसको। मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000, 50,000 मंथली सैलरी हो गई। ही यूज टू स्पेंड ऑन द 3 हेड्स। तो कुछ भी ई बोल दो, टी बोल दो और पी बोल दो। चलो लिखना शुरू करते हैं। 50,000 तो उसकी टोटल सैलरी है, उसके बाद 1 2 3 और फिर रेस्ट ऑफ सेविंग्स, मतलब 4 हेड हैं। 4 हेड हैं। पहला अगर देखें तो वो है पर्सनल फैमिली एक्सपेंसेस। ये कितना है 50% ऑफ इनकम, मतलब 25,000। ये है ई। दूसरा है टैक्सेस। टैक्सेस कितना है 20% ऑफ ई, इसका 20% मतलब 5,000। दूसरा है ई हो गया, टी हो गया, पी। फिलेंथ्रोपी में पी में कितना कर रहा है वो 20 हो गया। 15% ऑफ टी, इसका 15% निकालना है। 10% 500, 5%, ठीक है 750 करेक्ट है। अब क्या बचा उसका सेविंग्स। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सेविंग। इसको जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 30,000 हो गया, 750 हो गया। 30,000, 30,000 के हिसाब से देखें तो 20,000 बचा, उसमें से 750 घटाएंगे तो 19250, ये सेविंग होगी उसकी। तो देखो पहले पहले इसको 30 बना लिया, 20 हो गया, 750 20 से घटाएंगे तो 19250। पहला केस तो अपना पूरा निकल गया। अब when his salary got raised by 40% he maintained the percentage level of E। E का मतलब वो तो 50% रहेगा, लेकिन T का चेंज हो गया, E का चेंज हो गया, सब बाकी सबका चेंज हो गया, मतलब फिर से लिखना ही पड़ेगा इसको। इनकम कितने से बढ़ाई उसने 40% से, इसको 40 से बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी इनकम
70% उसकी नई इनकम है। अब लिखना शुरू करते हैं। पहला है ई के लिए 50% मेंटेन करने को बोला है उन्होंने, तो यहाँ हो जाएगा 35,000। दूसरा है टैक्स वाला टी, टी के लिए क्या कंडीशन है? टी बिकेम 30% ऑफ ई, इसका 30% निकालना है। 35, 5, 105, ठीक है। 10% करेंगे, 3 बार निकाल देंगे। टी हो गया। अगला है पी, पी के लिए कितना परसेंटेज दिया है उन्होंने? 30 हो गया। पी बिकेम 20% ऑफ टी, इसका 20% निकालना, 10% निकालेंगे, डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 2100, है ना, ये हो जाएगा 2100। अब यहाँ पे सेविंग, सेविंग के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं, सेविंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। इनको जोड़ दो और 70,000 में से माइनस कर दो। यहाँ 00 यहाँ पे दिख रहे हैं, साइड में लिख लेता हूँ 00, 1, 6, 0, मतलब यहाँ पे 6, 2, 0, 5, 7 और कितना आ रहा है? 70,000 में से इसको माइनस कर लो। 0, 0, 4, 2, 3, नहीं 2, सॉरी, 22400, इतना तो निकल गया। अब क्या करना है इसमें? बाय व्हाट परसेंट इज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग? अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करना, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस निकाल दो इसका। 750 तो यहाँ पे हो गया, है ना, 2000 पे पहुंच गए, उसमें 2400 और ऐड करोगे। 1100 कैसे आएगा? 3150, 3150 तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। बेस क्या रखेंगे? देन अर्लियर सेविंग 19250 पे, 3150, 3150 बेस बनेगा 1, तो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, 19250, जीरो जीरो हटा दो। पहली चीज दिख रही है कि मोर है कि लेस है? मोर है, तो लेस वाले हटा देंगे। 1925, 10% कितना होगा इसका? 192, 192.5, है ना। तो ये तो 8% है और ये 10% ज्यादा है, ये 10% ज्यादा ही आना है, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट मोमेंट पे कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर परसेंटेज ही निकालना है मोर और लेस। तो पहले तो दोनों को माइनस करके देख लिया, तो अपने को ये कंफर्म हो गया कि भैया ज़्यादा आ रहा है, मतलब मोर आएगा, तो लेस वाले दोनों हटा दिए। फिर ये दोनों का डिवीजन करके परसेंटेज निकालना था, तो यहाँ पे 10% का, 1%, 10% का रूल लगा दो। लास्ट स्टेप समझ में आई? डिफरेंस निकाल लिया। अब है ना, अब जहाँ पे परसेंटेज निकालना था, इसलिए उन्होंने लिखा भी कि भैया करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब अप्रोक्सीमेशन अपन लगा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए मोर और लेस के कारण। अब इसका डिवाइड करके तो परसेंटेज निकालने में टाइम लग जाएगा, तो अपना 10%, 1% वाला देखेंगे। 10% निकालेंगे इसका 1925 का, तो वो अपने को मिल रहा है 192.5। 10% से तो ज़्यादा है ये, मतलब ज़्यादा और आएगा। ऑप्शन में एक तो 8 है 10 से कम, और एक 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। पर इतना हिस्सा तो निकालना ही पड़ेगा, जितना भी दिया हुआ है सब कुछ। एक बार यहाँ कैलकुलेट करवाया, फिर एक बार यहाँ कैलकुलेट करवाया, फिर इन दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज पूछा। बहुत लेंदी सवाल है। चलो, अब इलेक्शन वाले सवालों को देखना है। इस वाले में, इलेक्शन वाले जो सवाल हैं, इसमें भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बोल रहा है, किस, क्या, जो भी परसेंटेज निकालना है उसका बेस क्या है, टोटल वोट्स है, वैलिड वोट्स है, इनवैलिड वोट्स है, क्या है, जो भी है, पढ़ के अच्छे से सॉल्व करेंगे। 55,
एग्जैक्टली ए है, बी है, ए को अगर 60% मिले हैं तो बी को मिलेंगे 40%। दोनों के बीच में गैप है 20% का, 20% की वैल्यू दी है 1400। अपने को निकालना बी को कितने मिले, मतलब 40% कितना होगा, का जस्ट डबल कर देंगे 2800। ऑप्शन डी करेक्ट है। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। इस लाइन में कैच है। 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, लेकिन ए को जो वोट मिले हैं वो 48% है टोटल वोटर लिस्ट के, टोटल वोटर लिस्ट के। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए और यहां पे मैं लिख रहा हूं बी। ए को कितना मिला है, 100% में से 48% मिला है। तो अगर इसको 48 मिला है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 52 मिलना चाहिए। लेकिन 8% लोगों ने तो वोट डाला नहीं है, तो वो 8% जो है वो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये ठीक है, वो 8% मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इस वजह से ये अपना बन जाएगा 44%। अब इन दोनों के बीच में गैप है 4% का। 4% की वैल्यू दी है अपने को 1100। और क्या पूछा है उन्होंने, टोटल वोट्स एनरोल्ड, मतलब वोटर लिस्ट ही टोटल निकालनी है, 100% निकालना है। 100% निकालना है। 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 है, मतलब 275। ऑप्शन नंबर सी। तो लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन में कैच है कि 48% ऑफ द वोटर लिस्ट। तो यहाँ पे 8% से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 48 एज इट इज। 8% का कहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। 57। बीस सेकंड बचे। देखो इसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि वोटर लिस्ट में कितने वोट है वो मुझे बताओ। उन्होंने बोला है कि फाइंड टोटल वोट्स कास्ट, कितने वोट पड़े। तो अगर इन 8% लोगों ने वोट नहीं डाला तो उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो इन 8% लोगों से यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे निकालना है टोटल वोट। अगर ये बोलता कि टोटल वोटर लिस्ट निकालो तब मुझे इन 8% से फर्क पड़ता। अभी मुझे निकालना है कि टोटल वोट कितने पड़े वो निकालो। तो जिन्होंने वोट दिया ही नहीं उनके वोट भी गए, किसी काम के नहीं है। अब जितने भी वोट पड़े, जितने वोट कास्ट हुए, उसमें से 75% ए को मिले, तो बी को मिलेंगे 25%।
दोनों के बीच में गैप है 50 का। 50% का मतलब हो गया 9200। 100% इसका डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये 8% का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सवाल में उसने पूछा है कि आप बस उतने ही वोट बताओ जो पड़े हैं। तो ये तो इन्होंने तो वोट डाला ही नहीं है, तो इनके वोट तो वैसे भी काउंट ना होने। जितने पड़े हैं उसमें से 75% ए के पास चले गए, बी के पास 25 चले गए, दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है, और आंसर। कौन सा? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, 8% इंक्लूड थोड़ी करेंगे। अगर देखो, अगर यहाँ यहाँ लिखा है टोटल वोट्स कास्ट, कितने वोट पड़े, तो जिन्होंने वोट डाले ही नहीं उनके तो पड़ेंगे भी नहीं। अगर ये पूछते कि भैया वोटर लिस्ट में कितने लोग थे वो बताओ, तब फिर इस 8% को कहीं अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। पर सवाल में उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कितने वोट पड़े, तो ये 8% में से ऑटोमेटिक माइनस कर देंगे, मतलब 92% वोट पड़े। उस 92% में से 75% इसके पास चला गया, और 92% का 25% यहाँ चला गया, इस वजह से। ये जो 92% आ रहा है, 92% का 75% निकालेंगे तो वो ए के पास, और 92% का 25% निकालेंगे वो बी के पास। ये 58 के बाहर आ गए 3 कैंडिडेट। फाइंड टोटल वोट्स कास्ट। तो यहाँ पे तो इनवैलिड का कोई चक्कर भी नहीं है, तो जो टोटल वोट्स कास्ट है वही टोटल वोटर लिस्ट बन जाएगा। अमर कह रहा है 4000। सबसे कम वाले को 20% मिले, है ना? सबसे ज्यादा वाले को 50% मिले। बी को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। अब डिफरेंस किसका दिया है? 800। ए और बी के गैप को, मतलब 20% का गैप है यहाँ पे। 20% की वैल्यू दी है 800। क्या पूछा है? टोटल, मतलब 100% निकालना है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000। ठीक है, किसके बीच में गैप दिया है बस अपने को वो देखना है। आगे चलें। 59। 9261 स्पेशल नंबर है। याद है किसी को? क्या है, किससे रिलेटेड है ये? किसी का क्यूब है ये, किसी नंबर का क्यूब है ये। आप बताओ किस नंबर का है। दो लोगों के बीच में इलेक्शन है, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब 25% लोगों ने वोट नहीं डाला। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। वोटर लिस्ट मुझे टोटल निकालनी है, तो मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में वो वी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब 75% लोगों ने वोट डाला, मतलब क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे मैं? 3/4। इतने वोट तो मेरे पड़े, आउट ऑफ विच 2% गॉट इनवैलिड। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ? करेक्ट, 98/100। 98/100। अब ये मेरे हो गए वैलिड वोट्स।
टोटल वोटर लिस्ट थी, उसमें से ये मेरे वैलिड वोट हुए, सॉरी ये मेरे टोटल कितने वोट डाले वो हुए, उसमें से ये टोटल हो गया मेरा टोटल वैलिड वोट्स। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ये मेरे टोटल वैलिड वोट की बैंक बन गया। क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे? 3/4 है ना, इसका 75% निकालना है, 3/4। ये मुझे बराबर दिया है 9261 के। 9261 होता है 21 का क्यूब। तो चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसको 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, है ना। कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, वरना फिर 9261 से काटूंगा तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। 3 से काट लें, ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, 7 से ये कटेगा एक बार और 4 बार। हाँ वैसे भी कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, सॉरी 2 हो गया। 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है और डबल ज़ीरो और जोड़ देना है। ये है मेरी टोटल वोटर लिस्ट। तो पहले वोट, क्योंकि टोटल वोटर लिस्ट निकालनी थी, उसको वी बोल दिया। 75% लोगों ने वोट डाला, तो यहाँ तक मेरा निकल के आ गया टोटल वोट कितने पड़े। उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो 98/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा बन गया कितने वैलिड वोट हैं। उतने वैलिड वोट में से 75% मिले विनिंग कैंडिडेट को, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू दी है 9261। सिंप्लीफाई करेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। आवाज़ तो आ रही है आप लोग की सही से? अच्छा। अगर मेरे नेट में प्रॉब्लम होती तो तीनों को एक साथ प्रॉब्लम आती। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन इलेक्शन। वापस से वोटर लिस्ट पूरी निकालनी है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जैसा ही हो जाता है ये भी। टोटल को अगर वी बोल दें, वोटर लिस्ट में वी है, मल्टीप्लाई करेंगे। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या लिखूंगा 20% का? 4/5। आउट ऑफ टोटल 10% इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड के लिए इफेक्ट क्या लिखूं? 9/10। ये मेरे अब निकल गए वैलिड वोट्स। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे? 20% होता है 1/5, 3 गुना कर रहे हैं मतलब 3/5। इसकी वैल्यू अपने को दे दी है, नहीं इसकी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ हो रही गलती। हाँ, विनिंग विनिंग को 60% मिला है, तो लूजर को 40% मिला होगा। दोनों के बीच का गैप है 20% का। 20% की वैल्यू ये है, मतलब इसका मुझे 20% निकालना है। 20% मतलब 1/5। अब ये सही है। ये है 28800। इसको सिंप्लीफाई करना है। पच्चीस आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई मतलब 200 समथिंग होना चाहिए, और ज़ीरो काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 और 2 और। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेगा, 2 ज़ीरो पहले से लगे और एक यहाँ से आ जाएगा। 1 2 3 4 5, बी वाला ही सही है। 1 ज़ीरो हटा के ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कोई ना कोई तो गलती करेगा। ज़ीरो का मामला है। क्वेश्चन 61। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स,
ये जो इलेक्शन वाले जो ये अपने सवाल है, इनमें जितनी जितनी वैरायटी बन रही है वो सब मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। इतने टाइप कर लेंगे तो अपना दिमाग खुल जाएगा कि इस तरह के सवालों पे अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या पूछते हैं, क्या हमने को निकालना है, वो सब कुछ। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, मतलब ये भी वापस अपने से वोटर लिस्ट पूछी है। अब देखो इनवैलिड के लिए उन्होंने नंबर दे दिया, परसेंटेज ना देके। उसी तरह से अप्रोच करेंगे क्योंकि टोटल वोटर लिस्ट पूछी है, तो टोटल अगर वी बोल दें उसको, मल्टीप्लाई बाय दो कैंडिडेट है, 20% लोगों ने तो, कुंदन कह रहा है ऑप्शन सी आ रहा है उसका, चेक कर लेते हैं। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या लिखूं? हाँ 8/10, 4/5, ठीक है, एक ही बात है। आ, ये तो अपना निकल गया कितने लोगों ने वोट डाले। अब इसमें से 2000 लोगों ने वोट के जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। अब ये परसेंटेज तो दिया नहीं, नंबर दे दिया है, तो अपने को अब यहाँ लिखना पड़ेगा -2000। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वॉन बाय 8000 वोट्स। वापस से गैप है, ए को 60%, बी को 40%, गैप 20%। 20% की वैल्यू ये है, तो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। इसका अपने को निकालना है 20%, मतलब 1/5, और ये बराबर हो जाएगा 8000 के। इसी को सॉल्व करना है। 5 8 ज़ा 40, 40,000 इधर हो जाएगा, और दो जोड़ना है, मतलब v मल्टीप्लाई बाय 4/5, 42,000। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4 से एक बार, 0 बार, 5 0 0, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 5। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो बीच में किसी भी स्टेप में परसेंटेज ना देके अपने को एब्सोल्यूट नंबर भी दे सकते हैं। क्या, किस तरह से? आंसर सही आया। हो सकता है उस तरह से वो अप्रोच लग रहा हो इसमें। 5, अच्छा आप ठीक है, सेम प्रोसेस आप कर रहे हो, रिवर्स वे में कर रहे हो। 40,000 पहले यहाँ पे निकाला आपने, फिर उसमें से आपने 2,000 जोड़ दिया। सेम चीज चल रही है, सेम चीज चल रही है। हम्म। आखिरी सवाल 62। ये वाला है थोड़ा टफ। अरुण कह रहा है सी, ऑप्शन सी, 6800। ना, अब की बार कैच है यहाँ पर। अब की बार कैच है यहाँ पर। टोटल पूरी वोटर लिस्ट का 47% इसको पकड़ा दिया उसने। हाँ।
इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, 10% वोटर ने अपने वोट नहीं डाले। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं इस चीज़ को। 100% वोटर है मेरी वोटर लिस्ट में, 90% लोगों ने डाले और 10% ने नहीं डाले। अब विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट की अगर बात करें तो विनर को 47% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब इस 100% में से अगर मैं पहले ही उसको दे दूं 47% विनर को, तो लूजर को कितना दूं? 53 होना चाहिए था, 53 होना चाहिए था, लेकिन ये 10% लोगों ने नहीं डाला है, तो वो भी इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा माइनस करके। इफेक्टिवली नंबर है 47% और 43%। और अभी ये 60 का भी चक्कर है, इसका क्या करें? किससे माइनस करें? है ना, जो इनवैलिड हुए वो भी इसमें से माइनस करने पड़ेंगे कि भैया 60 वोट तुमको और कम मिलेंगे। अब सारे नंबर अपने पास आ गए। अब विन कितना है उसका? 308 से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 47 माइनस 43 माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों का गैप कितना है? 4% का, प्लस 60 बराबर होगा 30, कितना दिया यार? 308। 308, तो 4% की वैल्यू अपने को मिल रही है यहाँ पे। 58 कम कर दो और फिर 2 कम कर दो, 248। 100% की वैल्यू आ जाएगी 6200। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले सवाल में क्या था कि केवल परसेंटेज एडजस्ट करना पड़ रहा था। इसमें क्या है? परसेंटेज भी एडजस्ट करना है और ये जो इनवैलिड वोट है वो भी एडजस्ट करना है। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं। 10% वोट, 100% मेरी वोटर लिस्ट है, 100% की मेरी वोटर लिस्ट है, 100% की मेरी वोटर लिस्ट है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 90% लोगों ने डाला। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उन्होंने बोला कि भैया 47% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, मतलब इस 100% की बात हो रही है। इस 100% में से 47% विनिंग कैंडिडेट को मिल गए। तो हमने उसको दे दिए 47, उसको 47 दे दिए। तो 90 में से 47 माइनस करेंगे, अपने को मिल जाएगा 43। सेम चीज हो रही है। आप यहाँ पे 100 करो फिर 90 माइनस करोगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि 90 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, किसी भी तरीके से कर लो। है ना, मान लो 100 ही ले लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 47 इसको दे दिया, 53 इसको दे दिया। अब जो 10% इनवैलिड, जो जिन्होंने वोट नहीं डाला, वो इसके खाते में जाएगा, क्योंकि इसको तो पूरे के पूरे मिल गए। अब ये जो 60 है, 60 क्या है? इनवैलिड वोट्स। तो विनर को तो सारे वैलिड वोट मिले हैं, तो जो भी एडजस्ट आपको आपको करना है वो सारे आप एडजस्ट करोगे लूजर के साथ। तो 10% भी इसी के साथ एडजस्ट किया, जो इनवैलिड वोट थे वो भी इसी के साथ एडजस्ट किया। 10% भी तुम में से घटेगा, 60 वोट भी तुम में से घटेंगे, क्योंकि विनर को तो आपने फिक्स कर दिया, इसको तो आपने फिक्स कर दिया कि आपको तो भैया टोटल में से 47 मिल गए। अब ये बेचारा बचा, तो 10% यहां पे कम हो गए और जो इनवैलिड थे वो भी इसी के खाते में से काट लिए। अब है ना, अब वो जीता किससे? 308 वोट से जीता। तो सेम चीज, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 47 माइनस 43%, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4% और प्लस ऑफ 60, ये 308 के बराबर दिया है। 4% की वैल्यू 248 है, 100% की वैल्यू 6200। जो है ना, जो भी है यहाँ पे बस ये एडजस्ट अगर कर पा रहे हैं अपन तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये फिक्स हो गई है वैल्यू कि आपको तो पूरा 47% दे दिया है। अब जो भी चीज़ें उटपटांग हो रही हैं, किसी ने वोट नहीं डाला, किसी का वोट इनवैलिड हो गया, तो वो सब बेचारा ये भुगतेगा। ऐसा। चलो इसके बाकी के सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।